धांधली के इलेक्शन होंगे, धांधली की हुकूमतें होंगी, तो फिर करप्शन का गिला न किया करें। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। क्या इस्लामाबाद में कुछ बड़ा बवाल होने वाला है? क्या पाकिस्तान में हाहाकार मचने वाला है? क्या मुनीर और शहबाज पर सबसे बड़ा संकट आने वाला है? ये सवाल तब खड़े हो गए जब जमीयत उलेमा इस्लाम पाकिस्तान के प्रमुख मौलाना डीजल ने मुनीर और शहबाज के खिलाफ हुंकार भरी है। एक हफ्ते के भीतर इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी दी है। ट्रंप के साथ लंच करने पर मुनीर को हड़काया है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार पर मुनीर को सख्त संदेश सुनाया है। लेकिन जब मौलाना ने मुनीर और शहबाज को आखिरी चेतावनी दी, तब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर आतंकी हाफिज सईद के पास पहुंच गया। सत्ता बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त हुए आतंकी अड्डों को फिर से तैयार करने की बातें करने लगा। खबर है कि जैश और लश्कर के जो ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं, पाकिस्तानी सेना फिर से उन्हें तैयार कर रही है। IMF से जो पैसे मिले हैं उसका बड़ा हिस्सा आतंकी कैंपों को तैयार करने में लगा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा? क्या पाकिस्तान का पक्का इलाज जरूरी है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। धांधली के इलेक्शन होंगे, धांधली की हुकूमतें होंगी, तो फिर करप्शन का गिला न किया करें। मौलाना डीजल के जलसे में उमड़ी भीड़ मुनीर और शहबाज की नींद उड़ाने लगी। जलसे से उठी आवाज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की धड़कनें बढ़ने लगी। धांधली के इलेक्शन होंगे, धांधली की हुकूमतें होंगी, तो फिर करप्शन का गिला न किया करें। शहबाज की सत्ता डोलने लगी, मुनीर की परेशानी बढ़ने लगी, दोनों का हलक सूखने लगा, तख्ता पलट का डर सताने लगा। क्योंकि इसी जलसे से जमीयत उलेमाए इस्लाम पाकिस्तान के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया कि एक हफ्ते के भीतर वो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। मुनीर और शहबाज के गठजोड़ को उखाड़ फेंकेंगे। इंशाअल्लाह कोई हफ्ता के अंदर अंदर वो इस्लामाबाद फतह की। वरदापुर अमन खलक तासो दे तो मजबूर हुए चाहे इंतहाई और सख्त कदम वाकई। ये पुरअमन लोग आईन और कानून की पैरवी करने वाले, मुल्क की सलामती को मुकद्दम रखने वाले, इन्हें क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो एक हफ्ते के नोटिस पे इस्लामाबाद पर कब्जा कर लें? एक हफ्ता लगेगा और पूरा इस्लामाबाद इन लोगों के हाथ में होगा। मौलाना फजलुर रहमान के इस ऐलान से इस्लामाबाद में खलबली मच गई। मुनीर और शहबाज की परेशानी बढ़ गई और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की सांसें तब और अटक गईं, जब इसी जलसे से मौलाना डीजल ने आसिम मुनीर को खूब लताड़ा। ट्रंप के साथ हाथ मिलाने पर सीधा मोर्चा खोलने की बात कही, साथ ही अमेरिका की गोद में खेलने का आरोप लगाकर मुनीर को खूब हड़काया। तुम इस तरीके से अल्लाह के निजाम का रास्ता रोकोगे, अल्लाह के निजाम का मजाक उड़ाओगे, तो याद रखो मैं आज इस अज़ीमुश्शान जलसे आम की वसातत से आपको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि फिर अपने सामने मुकाबले में आप इन जांबाजों को देखेंगे, जमीयत के जियालों को देखेंगे। हम आपके मुकाबले में मैदान में खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी। न अमेरिका तुम्हें बचा सकेगा, न यूरोप तुम्हें बचा सकेगा। अल्लाह की ताकत हमारे साथ होगी। मौलाना डीजल ने मुनीर को हड़काया तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आतंकियों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। लश्कर सरगना हाफिज के आगे मौलाना डीजल को रोकने की गुहार लगाने लगा और मौलाना को रोकने के बदले ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त लश्कर और जैश के ठिकानों को फिर से खड़ा करने की बातें करने लगा। खबर है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार मिलकर ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी ठिकानों को फिर से बना रही है। हाफिज सईद के ध्वस्त हुए ठिकानों को फिर से बना रही है। पाकिस्तान POK में फिर से 13 लॉन्च पैड डेवलप कर रहा है। पाक आर्मी चीफ मुनीर ने आतंकी ठिकानों को रिपेयर करने की डेडलाइन तक तय कर दी है। मुनीर ने इन्हें रिपेयर करने के लिए एक टीम बनाई है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ खुद इन कामों की निगरानी कर रहा है। साफ है पाकिस्तान अपने यहाँ पाले गए आतंकवाद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। IMF से मिले कर्ज के पैसों को आतंकी ठिकानों को बनाने में इस्तेमाल कर रहा है।
हाफिज सईद के साथ मुनीर गलबहियां कर रहा है। कुर्सी बचाने के लिए IMF से मिले कर्ज का इस्तेमाल पाकिस्तान की कंगाली खत्म करने की बजाय हाफिज मसूद को खुश करने में लगा है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान आतंकियों को पालना बंद नहीं करेगा? क्या अब पाकिस्तान का पक्का इलाज जरूरी हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी इस तरीके के जलसे और इस तरीके के रैलियां करने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने पिछली सरकारों के दौरान इससे पहले भी बड़ी भीड़ इकट्ठा करके सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव भी बनाए हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान बड़े दिनों से खामोश थे, सरकार की बोली में अपनी बोली मिलाते थे। क्या हो गया, यही पूछने के लिए हम खास मेहमानों का रुख करेंगे। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा मेरे साथ POK के एक्टिविस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में मेरे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं और पथिकृत पाइन मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के रूप में। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, पहला सवाल मैं आपके सामने ही रखना चाहूंगा। मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल अब तक तो सरकार के साथ थे, ये अचानक क्या हो गया कि कहने लगे ना अमेरिका तुम्हें बचा पाएगा ना यूरोप तुम्हें बचा पाएगा, हम जो करेंगे उसकी धमक इस्लामाबाद में सुनाई पड़ेगी। हुआ क्या डॉक्टर अमजद? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे दावत दिया आपने अपने प्रोग्राम में। जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, इनकी जो ख्वाहिश है वो ये रही है हमेशा कि इनको पाकिस्तान का सदर बनाया जाए और इसी हवाले से इनकी सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और गठबंधनों में शामिल होना, फिर निकलना, और ये सारा इसी के गिर्द घूमता है कि ये चाहते हैं कि इनको पाकिस्तान का सदर बनाया जाए। अब मसला ये है कि सदर तो बना दें इनको, लेकिन दुनिया को क्या जवाब देगा पाकिस्तान का मिलिट्री डीप स्टेट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कि हमने एक जो है तालिबान प्रो तालिबानी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को पाकिस्तान का सदर बनाया है। मसला ये है कि इनको हिस्सा नहीं मिल रहा, ये सब हिस्से की लड़ाई है, इनको हिस्सा नहीं मिल रहा सरकार में। तो ये अब अपनी जो पॉलिटिकल रेलिवेंस है, इलेक्टोरली तो ये इरेलीवेंट है, लेकिन पॉलिटिकली ये इसलिए रेलेवेंट है कि ये लोगों को इमोशनली जो है वो चार्ज करके सड़कों पर लाने की इनके पास शक्ति है। इनके पास मदरसे हैं जिनमें लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं मदरसे के। तो इस तरीके से ये रिलीजियस सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करके किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर सकते हैं। फिर ये ब्लास्फेमी लॉ का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए और ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। इनका हमेशा से किरदार ये रहा है, चाहे ये ऑन द फेस वैल्यू डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इनका असल मकसद डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करना होता है। और इस वक्त POJK में पिछले 3 साल से मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ तहरीक ख़त्म नबूवत यानी मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से हर शहर में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर शहर में वो कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। अभी 29 जून को उन्होंने रांगला में कॉन्फ्रेंस किया और उसमें से निकाला ये है कि जो अहमदी हैं, जो कादियानी हैं, इनको वोटर लिस्ट में से निकाल के अलहदा किया जाए, इनको माइनॉरिटी में शामिल किया जाए। यानी ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रही है उसके अंदर स्प्लिट पैदा करना चाहते हैं, उसको रिलीजियस बेसिस के ऊपर और कम्युनल बेसिस के ऊपर जो है वो डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं। ये इनका रोल रहा है हमेशा से। फिर इनका मिलिट्री के साथ एक नेक्सस रहा है। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा जो है वो पाकिस्तान आर्मी के चमचे रहे हैं और उनका एक आलाकार रहे हैं। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर मारंग बलोच को बलूचिस्तान में अरेस्ट किया गया था मार्च में, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया था कि मैं 29 अप्रैल को बलूचिस्तान जाऊंगा, जगह जगह जलसे करूंगा और पब्लिक रैलियां करूंगा। तो मैंने उस वक्त यह बयान दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान को बलूचिस्तान में दाखिल ना होने दिया जाए, और लोगों ने भी बयान दिया था। उसके नतीजे में ये नहीं आया बलूचिस्तान। तो फिर अताउल्लाह मेंगल जो है, सॉरी अताउल्लाह मेंगल कह रहा हूँ, अख्तर मेंगल को इन्होंने फिर गुसाड़ा
उसमें जिन्होंने जाके धरना दिया और कहा कि जी मैं अपनी बेटियों की इज्जतें बचाने के लिए आया हूं, लेकिन आज आपको कहीं पे भी अख्तर मेंगल साहब या उनकी पार्टी नजर नहीं आती। तो ये मुख्तलिफ इन्होंने रखे होते हैं अपने पॉन्स। कहीं जैसे चेस बोर्ड पे होता है, घोड़ा इस्तेमाल करते हैं 2.5 कदम के लिए, हाँ। कभी तीर इस्तेमाल करते हैं, कभी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली ये अगर कह रहे हैं कि मैं एक हफ्ते में इस्लामाबाद पे कब्जा कर सकता हूं, तो ही इज एक्चुअली बेसिकली कॉलिंग फॉर अ सिविल वॉर। कब्जा तो आप कर सकते हैं, Exactly. लेकिन उस कब्जे के दौरान आपको फौज करने देगी कब्जा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए पब्लिक मोबिलाइजेशन है। ये इसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि ये इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर सके। जी डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आपकी बातों से दो चीजें समझ में आई हैं और दो अलग अलग लाइनें निकल रही हैं। एक तो ये, अगर आर्मी का चमचा है और जैसा पिछला हिस्ट्री भी है, मौलाना फजलुर रहमान या मौलाना डीजल कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो उनको बनाए भी रखते हैं और वो किसी की नजरों में भी नहीं चढ़ते हैं किसी गलत तरीके से, और साथ ही अगर वो एक हफ्ते में कब्जा कर रहे हैं। मैं अनुज माथुर सर का रुख करूंगा, मेजर जनरल अनुज माथुर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल माथुर, मौलाना फजलुर रहमान अगर चमचा है आर्मी का या आर्मी के इशारे पर काम करता है, तो ऐसा क्या हो गया कि एक हफ्ते में इस्लामाबाद पर कब्जा करने की धमकी देने लगा? मान लीजिए ये केवल पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी तो पाकिस्तान में फिर 3 या 4 महाज खुलेंगे। एक इंडिया के साथ तनातनी है ही, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एक बलूचिस्तान और एक इस्लामाबाद में ही इस भीड़ के जरिए खुल जाएगा। वैसा ही हाल जो पहले लाहौर में हो चुका है अलग अलग जगहों पे इमरान खान के दौर में। धन्यवाद राजीव, जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, आपको मैं एक बात साफ बता दूं कि पाकिस्तान में जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं टैसिट अप्रूवल पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का जरूर होता है, मौलाना मुनीर का। लेकिन अभी मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस मामले में थोड़ी सी बात मुझे अलग नजर आ रही है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कई चीजें प्रसिद्ध हैं। इसके पहले भी अगर आपने देखा हो, फरवरी में उन्होंने क्या कहा था, नवंबर 2024 में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा, जहां तक कहा है कि मेरा जो सूबा है वहां पर कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर पुलिस तो पुलिस, आर्मी भी नहीं है। और वहां पर आप सोच सकते हैं, तो उनका ये लगातार रहा है कि वो जब भी इररेलेवेंट हो जाते हैं तो कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल या ऐसा स्टेटमेंट दे करके जिससे कि वो दोबारा प्रोमिनेंस में आ सके। ये प्रोमिनेंस सीकिंग गिमिक लग रहा है मेरे को। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान को कहीं ना कहीं एक बात का कहीं अंदेशा उनको हो सकता है कि जो असीम मुनीर ने 12 जून से लेकर के 19 जून तक वहां कैद में बिताए अमेरिका में, ही वॉज हाउस अरेस्टेड। उस कैद में जो उन्होंने 7 दिन बिताए, उन 7 दिनों का, आर यू श्योर जनरल वो कैद थी, वो और कुछ नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल मैं कैद थी। आपको राजीव पहले भी कह चुका हूं। देखिए, आप बिल्कुल देखिए, कैद आप थी, इसका ठीक टाइमिंग है। देखिए। उन्होंने ट्रंप ने कहा 60 दिन मैं दे रहा हूं ईरान को, 60 दिन उन्होंने ईरान को दिए। 12 जून को 60 दिन खत्म हुए। 12 जून को असीम मुनीर को वहां पर सम्मन कर लिया गया। Yes. आप मुझे बताएं राजीव, कौन सा आर्मी चीफ किस देश का किसी दूसरे देश में जाकर के एक हफ्ता एक ही कमरे में, एक ही होटल में, एक ही मॉल में घूमता रहेगा? ये संभव नहीं है। इसके पीछे बिल्कुल ये कारण था कि वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से पाकिस्तान ईरान की साइड ना ले, एक ईरान को सपोर्ट ना दे, 2, और तीसरा वहां पर पाकिस्तान की एयर स्पेस, ग्राउंड सैन्य बेस और नेवल स्पेस अमेरिका अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करे। इसलिए मुनीर साहब को वहां पर, साहब तो कहना बहुत गलत बात है, उसको बुलाया गया था वहां पर और 7 दिन वहां पर रखा गया, जब तक कि जो इनिशियल अटैक्स ऑन ईरान थे वो सब समाप्त हो गए। हालांकि उसके बाद इन्होंने कई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से निकल गया है। तो ये मेरा बहुत फर्म बिलीफ है राजीव, इस पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं कि उनको वहां बुलाया गया था, स्पेसिफिक पर्पस से बुलाया गया था। तो मौलाना फजलुर रहमान, इस जो मीटिंग है
इस मीटिंग में अपना अपना एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अच्छा। और वो उनको ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान के आम लोग हैं शायद वो भी मौलाना मुनीर के खिलाफ हों, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट्स हैं। क्योंकि आप देखिए उन्होंने जो बात कही है अपने इस भाषण में, उन्होंने ये कहा है कि ये वही अमेरिका है जिसने लीबिया में कुछ किया, जिसने सीरिया में कुछ किया, जिसने गाजा में कुछ करवा रहा है, जिसने ईरान पे हमला किया और उससे जाकर के आपने हाथ मिला लिया। मतलब फजलुर रहमान ये जानता है कि मुनीर विजिट पर नहीं, कैद में था। हाँ, ये I'm very sure he was called there. He did not go. एक मिनट, अमजद मिर्जा सर, आप अपने बात रख दें जरा। देखिए, एक तो मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो भी अभी आई है, वो मैं देता हूं। दूसरा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब। आपको पता है कि आसिम मुनीर को जो कार पोर्च है होटल का, यानी जो बाहर जगह होती है, वहां आने की इजाजत नहीं थी। और अमेरिकन CIA के और मरीन्स वहां पे मौजूद थे। हमने कुछ तस्वीरें भी देखी हैं, कुछ तस्वीरें देखी जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, मास मर्डरर मुनीर, और कवर किया हुआ था मुनीर को। चीज है वो एक अलग चीज है। जो जनरल साहब जो कह रहे हैं कि इसको हाउस अरेस्ट किया गया था, ये 100% सही है। ये एक अनऑफिशियल हाउस अरेस्ट था। ही वॉज नॉट अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ द मेन डोर ऑफ द होटल, नॉट फॉर 1 मिनट। और ये जितने दिन वहां रहा है वहीं रहा है। वहां से सीधा ये गाड़ी में इसको लेके गए, मुलाकात कराई, खाना खिलाया, सीधा वापस। अच्छा, अब मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में एक बम धमाका हुआ है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर और क्या कहते हैं उसको, पटवारी, 5 लोग जो है वो उनकी हत्या हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब 5 लोग मारे गए KPK में बम धमाके में, ऐसा अमजद अयूब मिर्जा कह रहे हैं। और ये TTP का ही कारनामा हो सकता है। बिल्कुल पता नहीं किसका कारनामा है ये, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक सेकंड दे मुझे। ये बाजोड़ में हुआ है जी। ये वही पोस्ट है जिस पर TTP ने कब्जा किया था, बाजोड़ की। एग्जैक्टली, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तहसीलदार इसमें एक मारा गया, असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान मारा गया, 5 लोग मारे गए हैं। यानी पाकिस्तान को चोट लग रही। आज हुआ है मेला ग्राउंड में। ठीक है, मेला ग्राउंड में KPK में 5 लोग मारे गए हैं। बाजोर इलाके में, वही जगह जहां TTP ने पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट पर कब्जा कर लिया था, हथियारों के साथ नाचते हुए तस्वीरें आई थी। मेजर जनरल माथुर अपना जवाब पूरा करें, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। मैं आपको तस्वीरें भी भेज रहा हूं। हाँ, ये मेरे पास भी, मतलब अगर इन्होंने नहीं कहा होता तो ये बात मैं कहता। मैंने भी ये खबर अभी 10 मिनट पहले सुनी है और ये बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था, हमने कहा एक ही बात है जनरल साहब। सर, बहुत आई एम ग्रेटफुल, ग्रेट। तो मैं ये आपको बता रहा था राजीव कि जो मौलाना जो है इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। दूसरा, जिस प्रकार से असीम मुनीर को बुलाया गया और शहबाज शरीफ को साइडलाइन किया गया, उससे इनको, मौलाना फजलुर रहमान को यह भी लग रहा है कि शायद शहबाज शरीफ के दिन तो कम से कम पूरे हो गए हैं, इमरान खान जेल में है, तो उन्हें लग रहा है कि वो एक अच्छे ऑल्टरनेटिव सिद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार के इस बयानात देने शुरू कर दिए हैं। वो दोनों चीजों पे काम कर रहे हैं। पहला, इस्लामिक जो फर्वर है उसको तैयार करना कि लीबिया में ये किया, सीरिया में ये किया, ईरान में ये किया, गाजा में ये किया, बावजूद उसके आप उससे हाथ मिला रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको लग रहा है कि बाकी जो पॉलिटिकल हायरार्की है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक कोने में जाकर के बैठ गई है। उनके जो मिनिस्टर्स हैं फनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले ही उन्होंने, रक्षा मंत्री ने एक बार फिर एडमिट किया है कि हमने हमारे नूर खान पे और यहाँ वहां हर जगह अटैक्स हुए थे। तो मेरा ये मानना है कि उसको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो इस प्रकार का काम करके, जो वो कह रहे थे अपनी जो जन्मजात उसकी इच्छा है कि पाकिस्तान का सदर बने, उस इच्छा को पूरा करने का अपॉर्चुनिटी वो इस चीज में देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से अभी KPK में हुआ और जिस प्रकार से लगातार बलोचिस्तान में इनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, अब POJK में भी दबाव पड़ रहा है, मुझे लगता नहीं कि ये कुछ कर पाएंगे। और इनकी अंतिम होप, और मैं ये भी आपके चैनल पे कई दफा कहा है कि अब उनके ऊपर दबाव आएगा
टेररिस्ट की तरफ से, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर की तरफ से दबाव आएगा, सैयद सलाउद्दीन का दबाव आएगा कि भाई हमारे आपने इतने आदमी मरवा दिए, हमारे आपने अड्डे तमाम तबाह करवा दिए, और आपने हमारे को क्या दिया। तो ये एक बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन है। और ऐसे समय में जाकर के मुनीर साहब नेवल एकेडमी में जाके पता नहीं क्या उल जलूल भाषण देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये मौलाना डीजल या व्हाटएवर हुएवर ही इज कॉल्ड, तो ये जो व्यक्ति है ये इसमें एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देख रहा है, और ये आगे जाने की कुछ, लेकिन ये आर्मी और ये बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स इनको कुछ करने देंगे नहीं राजीव, ये मेरा मानना है। अच्छा, मौलाना डीजल ने और क्या कुछ कहा है ट्रंप को लेकर जो पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है? मौलाना डीजल ने क्या कहा, एक बार वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा हक बनता है कि हम अपनी हुकूमत से दो टोक अल्फाज में इस बात का मुतालबा करें कि ट्रंप के लिए अमन नोबेल इनाम की सिफारिश वापस ली जाए। वो इस काबिल नहीं रहा। मैं एक बात ये भी आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते भी अमेरिका मुज़ाकरात में मसरूफ था और हमला किया। इस हफ्ते में भी उनके लोग मुज़ाकरात में मसरूफ थे और उसके बावजूद हमला किया। कैसे दुनिया एतमाद करे उनके ऊपर? जिस वक्त अमेरिका दुनिया में जंग को भड़का रहा है, उस पर तेल डाल रहा है, शोले भड़का रहा है, बारूद बरसा रहा है, अमन नोबेल इनाम की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती इस विषय की। सुना आपने, ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करना वो किसी भी हालत में संभव नहीं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। मौलाना डीजल एक लाइन खींच रहा है। वो लाइन किसके सामने खींच रहा है ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में बताएंगे। और वो लाइन कितनी गहरी इस बार होने वाली है कि वो लाइन पार करना किसी और के लिए मुश्किल हो जाए। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तपेश सर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, अगर शहबाज सरकार को, जैसा अब तक की चर्चा में निकल कर आया, ये पॉलिटिकली कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये मोबिलाइज कर सकता है एक बड़े कैडर को और बड़ी जमात को गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेडिकली मोबिलाइज कर सकता है। तो अगर शहबाज सरकार को इस तनाव से, इस टेंशन से बचना है, और मुनीर को इस टेंशन से बचना है क्योंकि मुनीर को भी टारगेट पर लिया है, तो क्या फिर से भारत विरोध, इंडिया बैशिंग और एंटी इंडिया स्लोगन शुरू होंगे पाकिस्तान में? एक बार फिर भारत को दुश्मन खतरा दिखाया जाएगा और पब्लिक को अपने फेवर में करने की कोशिश की जाएगी इस फजलुर रहमान के इस इस्लामाबाद मार्च से देखते हुए? यू हैव हिट द नेल राजीव। एक्चुअली भारत के बिना और धर्म के बिना तो कोई पाकिस्तान में एजेंडा होता नहीं है। पहली बात तो हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, तो डेमोक्रेसी और कठपुतली में थोड़ा सा फर्क होता है। एज एन आउटसाइडर पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी जो भी है ना, वो फील्ड मार्शल कह लो, जनरल कह लो, मुनीर कह लो, मौलाना कह लो, उसके लिए एक शील्ड है। और यही हिस्ट्री है कि उनके लिए डिप्लोमेसी में शील्ड का काम करती है। ये अपना काम करते रहते हैं और सरकार से वे कठपुतली बनी रहती है। तो ऐसी कठपुतली सरकार को डेमोक्रेसी कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है एज एन आउटसाइडर। दूसरी चीज इसमें अब ये बात निश्चित आएगी कि सबसे बड़ा एजेंडा अगर पब्लिक को मोबिलाइज करना है तो दो हैं। एक तो धर्म के नाम पे अमेरिका भी उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारे धर्म पे अत्याचार अमेरिका कर रहा है। और दूसरा है भारत। तो ये निश्चित रूप से मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, सिंधु वाला जल समझौता के ऊपर, और अमेरिका मुर्दाबाद, और अब बदला लेके रहेंगे, हमारा धर्म खतरे में है, ये सब कहानियां शुरू हो जाएंगी। और ये मोबिलाइजेशन के लिए जरूरी भी है और ऐसा ही होता आ रहा है। जब इमरान खान सत्ता में थे तो इमरान खान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी हिंदुस्तान मुर्दाबाद या उस तरह के नारे लगाने में, और सारी सियासत और राजनीति वहीं से शुरू होती है। अब ये जो हाफिज की बात है, अब देखिए इमरान खान वाले इंसिडेंट में आपने भी उसको टच अप ऑन किया। लाहौर में क्या हुआ था, उस समय भी मिलिट्री थी, बहुत मिलिट्री थी, लेकिन जब जनता जनार्दन इसीलिए उसको कहते हैं, जिसके साथ जनता होती ना, तो मिलिट्री आज की तरह, आज वो जमाना नहीं रहा कि आर्मी सारे हथियार खोल देगी और 10-20 हजार लोगों को मार देगी, क्योंकि उससे गुस्सा और पनपता है, और जिस तरह की वहां की सियासत वहां पे होती है उससे आर्मी के लिए और ज्यादा खतरा है। तो ये मुनीर के लिए तो खतरे की घंटी है ही है। अब शहबाज की जगह उसमें
मौलाना डीजल रहे, शहबाज रहे, इमरान खान रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब भी उस सत्ता पे बैठेंगे, ये बिना आर्मी के सपोर्ट के तो बैठ ही नहीं सकते। अब हाफिज जैसे लोग जो हैं, वो तो हम सब जानते हैं, ये तो एक्सटेंडेड हैंड है, प्रॉक्सी वार का और टूल है। तो ऑब्वियसली अगर उनको कोई खतरा आएगा तो पहले तो वो उन्हीं को तैयार करेंगे कि आप बचाइए। कैसे बचाएंगे? अब मान लीजिए मौलाना डीजल जो है अपने धर्म के नाम पे या उनको रेडिकलाइज करके पब्लिक को मोबिलाइज कर रहा है, तो ये लोग भी तो यही करते हैं। मौलाना हाफिज, मौलाना मसूद अजहर, इन सबका नाम मौलाना ही तो है। एग्जैक्टली ये भी वही काम करते हैं। तो ये सिर्फ डिवाइड का काम करेंगे कि इनके सामने आएंगे तो भाई ये मौलाना डीजल ठीक नहीं बोल रहा है, जो हम बोलते हैं हमारे इतने सालों से ऑपरेशन चल रहे हैं, हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, ये कौन है? तो सिर्फ आर्मी जब इनके पास जाएगी तो ये डिवाइड एंड रूल का कर सकते हैं। लेकिन जिसके साथ जनता है वो अपने आप में, वो सदर बने या ना बने या जहां तक पहुंचे ना पहुंचे, बट पाकिस्तान में जो इस समय स्टेट चल रही है डिस्टेबलाइजेशन की, वो हवा और ज्यादा तेज हो जाएगी। बलूच, अब हम डेमोक्रेसी की बात कैसे करें? क्या डेमोक्रेसी है? खैबर पख्तूनवाला में है कोई कंट्रोल? बलूचिस्तान में है कोई कंट्रोल? जो नाम के लिए जो कंट्रोल है उसको डेमोक्रेसी नहीं कहते। तो जब जब ऑलरेडी कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो ये वाली जो चीजें हो रही हैं मौलाना डीजल के साथ, और या मौलाना डीजल जो कर रहे हैं आगे, ये उसी का नतीजा है। और इस समय जनरल माथुर ने बहुत अच्छा कहा कि ये राइट अपॉर्चुनिटी थी। दूसरी बात, भड़काया कैसे जा सकता है? ये मुसलमान जो हैं वहां के, वो हार्डलाइनर तो है ही है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल। अब ये उनको रेडिकलाइज कैसे कर रहे हैं कि ये मुनीर तो ईरान के साथ खड़ा हो गया था, ठीक है, इसने इसने वहां पे ये धोखाधड़ी कर दी। तो जो जनरल पब्लिक है वो उसमें वैसे भी बहुत गुस्सा है इस समय कि यार ना तो तुम इधर के हो ना उधर के हो, तुम्हारे मुंह पे $4 मांगे तुम नीचे पिट जाते हो। तो कोई भी जो नॉर्मल पब्लिक है वहां की इस तरह की हरकतें नहीं देखना चाहती। और ये आने वाले दिनों में चाहे वो इस्लामाबाद पे कब्जा कर ना पाए या ना पाए, वो तो डिफरेंट इशू है। लेकिन हाँ, उस अपने जो भी स्वार्थ है उसका, उसमें अपने में कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश जरूर होगी। और ये इस तरह के इंसिडेंट जो ब्लास्ट हुआ और वो हुआ, ये बढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन पाकिस्तानी संसद में नेता प्रतिपक्ष रह चुका है मौलाना डीजल, मौलाना फजलुर रहमान, और वो इस हालात को कैसे कैश करने की कोशिश कर रहा है। पथिकत पाइन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। पथिकत, दो चीजें मैं आपसे समझना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आप उसको विस्तार देंगे अब तक जो मेरे पैनलिस्ट कह रहे थे। क्या वाकई मौलाना डीजल एक अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल में? और दूसरा, मौलाना डीजल जो करने जा रहा है, मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं है, उसका इंपैक्ट उनके ईस्टर्न सेक्टर यानी भारत की तरफ कितना पड़ने वाला है अगले कुछ दिनों में? क्योंकि इंडिया बैशिंग, इंडिया अपोज, इसके बिना ब्लड में ना हो तो पाकिस्तानी नहीं है। राजीव जी, आपने जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कहा कि इसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी पाकिस्तान में क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमें एक्चुअली कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, पड़ना नहीं, क्योंकि उससे बेहतरी कुछ होती नहीं है, वो खराबी होगा। अब वो पाकिस्तान की अंदरूनी मामला है। लेकिन बात यह है कि देखिए, आप एक क्रोनोलॉजी समझिए। कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में। उसके बाद कारगिल के टाइम जो चीफ ऑफ स्टाफ था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था पाकिस्तान का, वो था परवेज मुशर्रफ जी। अब कारगिल में पाकिस्तान की शिकस्त हुई, जो उनके ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं कर पाए थे। फिर चला गया था वो के पास। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद एक मिलिट्री कू हुई, फिर परवेज मुशर्रफ वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव बने पहले, फिर प्रेसिडेंट, और उसके बाद पार्लियामेंट टेरर अटैक इंडिया में हुई। ठीक है, अब समझिए, कारगिल हुआ, फिर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था उसका प्रमोशन हो गया एज प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद पार्लियामेंट टेरर अटैक होता है। तो पहले कारगिल लड़ाई हुई, फिर उनकी प्रमोशन हुई, फिर टेरर अटैक पार्लियामेंट में होता है। तो इस बार पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनकी प्रमोशन होके फील्ड मार्शल हो गया। तो कौन सी गारंटी है कि एक कारगिल जैसा माहौल फिर से तैयार नहीं होगा? एक्चुअली वही होने वाला है। आप देखिए क्यों होगा, इसलिए गारंटी है होगा, आज होगा या एक साल बाद होगा, कुछ ना कुछ करेगा, या खुद करेगा या बांग्लादेश से करवाएगा, ये भी हो सकता है। वो जैसे अमेरिका प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है, जैसे पाकिस्तान प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है, वो नॉन स्टेट एक्टर अभी उनके देश से नहीं होगा, किसी और देश से करवाएगा। और तो कारण यह है कि परवेज मुशर्रफ जब वहां के प्रेसिडेंट बन गए और वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, उस टाइम परवेज मुशर्रफ वही तालिबान जिसको पाकिस्तान के आईएसआई ने
पूरी तरह से मेंटरिंग किया था, इंक्यूबेट किया था, फंडिंग दिया था, हथियार दिया था, उसके ऊपर फिर अमेरिका जब बरसाने लगे, बमबारी करने लगे, तो उसकी परमिशन परवेज मुशर्रफ ने दे दिया था खैबर पख्तूनख्वा और फाटा रीजन में। तो पूरा जो तालिबान था फिर वो सरकार के खिलाफ हो गए पाकिस्तान के, मतलब तहरीक तालिबान का शुरुआत वहीं से हुई। फिर उसका एक जो क्लोजर था परवेज मुशर्रफ की जो एरा है, वो सीज हुआ था जो लाल मस्जिद था उसमें। हाँ, अब बात अगर अगर आसिम मुनीर ये प्रो अमेरिका चलाता रहा और वो अभी फील्ड मार्शल जैसे है वही चला रहा है देश, तो वो मुशर्रफ की तरह अगर लिबरल होने लगे और टेररिज्म के खिलाफ स्टैंड लेने लगे, या फिर जो उन्होंने किया अपने सर्वाइवल के लिए अमेरिका का साथ दिया वो करने लगे, तो आज क्या होगा, ये लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पे है वो शायद उनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि मुशर्रफ के खिलाफ जो असैसिनेशन अटेम्प्ट किसने किया था? इंडिया ने तो नहीं किया था, उनके देश एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, क्योंकि मुशर्रफ ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ अमेरिका को परमिशन दिया था बॉम्बिंग करने के लिए पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान पूरा सपोर्ट दे रहा था अमेरिका को वॉर ऑन टेरर में। तो आज अगर फील्ड मार्शल मुनीर को पहले अपने सर्वाइवल के लिए उसने अमेरिका का हाथ थामा ताकि कोई मिलिट्री कू ना हो जाए, मुझे लगता है, लेकिन अभी उसको अगर सर्वाइव करना है, उसको कुछ करना होगा इंडिया के खिलाफ। हो सकता है ये भी, देखिए मौलाना, मैं तो गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, एज एन एनालिस्ट मुझे लगता है मौलाना फजलुर रहमान जो वहां पे कर रहा है, ये कहा जा रहा है कि बिना आर्मी के परमिशन के हो नहीं सकता। हो सकता है कि आर्मी के अंदर बहुत सारे गुटबाजी हो, वहां पे एक और फैक्शन है जो चाहते नहीं कि आसिम मुनीर जो कर रहा है वो ऐसे करे, प्रेशर डाला जा रहा है। और तीसरी चीजें ये भी हो सकता है, ये जो वॉइड जिसको कहा जाता है कि एक ओपन जगह रखा है कि कोई भी आके प्रोटेस्ट करेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि उनके खिलाफ न खड़े हो, मौलाना फजलुर रहमान को ही इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई ऑपोजिशन स्पेस भी तुम ही कंट्रोल करके रखो ताकि कोई और ना करे। बट मोटी तौर पे एक चीज गारंटी है, आसिम मुनीर को अगर पॉलिटिकली या मिलिटरीली या अदरवाइज वहां पे सर्वाइव करना है, तो उसको देखिए पाकिस्तान में आप प्रो अमेरिका हो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप एंटी इंडिया स्टैंड स्ट्रांगली लेंगे, क्योंकि उनको सबको पता है कि अमेरिका के पैसा से पाकिस्तान में ज्यादातर चीज चलते हैं और जो एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान को। तो इसीलिए प्रो अमेरिका स्टैंड उनके लिए एक्सेप्टेबल है जब तक एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया स्टैंड वो लेते रहे, तो एंटी इंडिया स्टैंड के लिए कुछ करेंगे, नहीं तो कल वही तहरीक तालिबान जिसने पाकिस्तान के सरकार के ऊपर निशाना लगा दिया था, और इतने बड़े पैमाने में जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है वो तहरीक तालिबान से, तो ये जो इंडिया के लिए जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर लिया। एक चीज आप सही कह रहे हैं, मुझे आपकी बात से इस बात का इशारा जरूर मिल रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान, अभी हमारे ही पैनलिस्ट तपेश जी कह रहे थे कि ये मोहरों की तरह है, और अमजद भाई भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे थे। ये क्या हो रहा है, कौन बन रहा है किस खेल में, ये तो नहीं पता, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान एक नैरेटिव सेट जरूर कर रहा है। ये नैरेटिव फायदा किसे कर रहा है, ये थोड़ा सा अंधेरे में है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान कुछ भी यूं ही नहीं करता, उसको कुछ गेन चाहिए, फिर वो खामोश हो जाता है। और उसने पिछले दिनों ये भी अपनी बात में कहा कि जो इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन पूरी तरीके से रिग्ड थे, शहबाज शरीफ ने धांधली की थी। मौलाना फजलुर रहमान को अचानक ये चीजें क्यों याद आने लगी, किस पर प्रेशर बना रहे हैं, सुनते हैं। इस मुल्क में इलेक्शन होते हैं, 2018 में इलेक्शन हुए, हमने कहा धांधली हुई है, और हमने उन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। हमने 2024 के इलेक्शन पर कहा ये धांधली का इलेक्शन है, हम इसके नताइज को कबूल नहीं करते। जाली असेंबलियों से और जाली हुकूमतों से मुल्क नहीं चला करते। अवाम का एतमाद होगा, कौम का एतमाद होगा तो आगे चल सकोगे। और जमीयत उलमाए इस्लाम ने न पहले ऐसी हुकूमतों को चलने दिया और आज की हुकूमत को चलने देगी। मुल्क चलेगा, आईन चलेगा, कानून चलेगा, अवाम चलेंगे, अवाम का एतमाद चलेगा। अवाम के एतमाद के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी
तस्लीम करने को तैयार नहीं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, सुना आपने मौलाना डीजल मौलाना फजलुर रहमान को बड़े तेजी के साथ और जज्बे के साथ बोल रहे थे, जाली असेंबली और जाली हुकूमत से मुल्क नहीं चला करते, शहबाज जाली हैं या फिर मुनीर जाली हैं। अब यही मैं समझना चाहता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान स्क्रिप्टेड किसी डिक्टेटेड स्क्रिप्ट को इस वक्त बोल रहे हैं या वो वही बोल रहे हैं जो उनके दिमाग में है। देखिए जी, ये तो साला पूरा मुल्क ही जाली है, पाकिस्तान कौन सा असली है? ये तो खुद एक जाली रियासत है जो अंग्रेजों ने बनाई है, तो लेट्स नॉट गो देयर। ये सब जाली है। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ पाठक जी के एनालिसिस से। पाठक जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और वो मेरा ख्याल है बीच में निकल गई। वो ये उन्होंने कहा है कि ये भी हो सकता है कि चूंकि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बढ़ानी है, क्योंकि बलोच प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पश्तून फ्रीडम फाइटर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी POJK के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन्होंने अनाउंस किया कि हम इस्लामाबाद जाके प्रोटेस्ट करेंगे। तो इससे ये धमकी दिलवा के तो वो ख़तरा पैदा दिखा रहे, एक जाली ख़तरा कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा इशू है, मौलाना फजल रहमान ने धमकी दे दिया, लिहाजा यहाँ पे हमने सेक्शन 144 लगा दिया। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चाल हो सकती है। दूसरा उन्होंने जो पाठक जी ने बात की कि ये भी मुमकिन है कि ये आर्मी के अंदर जो एंटी आसिम मुनीर फैक्शन है उन्होंने इसको प्रॉप अप किया हो कि जरा 4 गालियां इसको दे दो हमारी तरफ से, हमारा कलेजा भी ठंडा हो। लेकिन देखें पाकिस्तान इस वक्त, पाठक जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि उन्होंने मिसाल दी है ना कि ये हमला होता है, प्रमोशन हो गई ये, और फिर उन्होंने कहा कि उस वक्त तक सब चलेगा जब तक आप इंडिया, एक और हमारे जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि जी अगर आप एंटी अमेरिका हैं या आप अमेरिका को सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, जब तक कि आप एंटी इंडिया हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे जो लग रहा है जिस स्पीड से पाकिस्तान अपने लॉन्च पैड तैयार कर रहा है, जो रिपेयर्स हो रही हैं ऑपरेशन सिंदूर में, जो इनकी बिल्डिंग्स वगैरह या जो इनके लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय हुए थे, मुझे ये लग रहा है कि ये एक इंडिया के ऊपर एक और हमले की तैयारी हो रही है। अब वो हमला कहाँ से होता है, कैसे होता है, कांट बी श्योर अबाउट दैट, लेकिन ये सारी मुझे जंगी तैयारी लग रही है, ये जंग की तैयारी लग रही है मुझे। और ये अमेरिका यात्रा में भी मैं समझता हूँ ईरान तो ज़ेरे बहस आया होगा, लेकिन साथ ये बात भी ज़ेरे बहस आई होगी क्योंकि अमेरिका बलूचिस्तान में आना चाहता है और इसने वहाँ कहा है कि हमारे पास $1 ट्रिलियन के जो है वो नेचुरल रिजर्व्स हैं, गोल्ड के, मिनरल्स, कॉपर के। तो उसने कहा जी 15 से 20 अरब डॉलर आप कमा सकते हैं अगर आप आ जाएं, हम भी खाएंगे आप भी खाएं। तो ये अब कोई ना कोई बहाना चाहिए इस रीजन में अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के लिए। और बार बार ट्रम्प का ये कहना कि जी मैं कश्मीर के मसले पे मीडिएट करने के लिए तैयार हूँ। भाई तू मामा लगता है तू करने के लिए तैयार है, हमें किसी की मीडिएशन नहीं चाहिए, सब बायलैटरल इशू। जब पाकिस्तान अपने माथा दिमाग ठिकाने पे आएगा, टेबल पे आएगा, बात करे हमारे साथ, हमें किसी और मीडिएटर की जरूरत नहीं है। मतलब ना ही हम कहते हैं कि हमें पढ़े। तो इस वक्त एक जाली रियासत की जाली डेमोक्रेसी, इसके मजहबी लीडर भी जाली, इसका इस्लाम भी जाली, इसकी फौज भी जाली जी। लेकिन मौलाना मुनीर या जो भी उनको कहें, अभी तो फील्ड मार्शल हैं, वो जब नेवी डे पर पासिंग आउट परेड में तकरीर करते हैं तो वो कुछ आयत भी पढ़ देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अब क्या जाली कितना जाली, लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, 2 चीजें यहां पर एक निकल के आ रही है। एक जो अभी सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, जो अभी अमजद भाई कह रहे हैं कि ये कुछ और नहीं, ये जंग की तैयारी है जिसके लिए टाइम बाय किया जा रहा है। एक चीज तो मैं इस पर लाऊंगा, उन्होंने पथिकृत पाइन भाई की बात को कोट किया कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बढ़ानी है तो शायद फजलुर से स्टेटमेंट दिलवा दिया हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे ये भी, इसके साथ अभी मुनीर मिलने गए हाफिज के पास, जब फजलुर ने कल ये बात कही है तब मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के जो एक्सर्ट्स हैं, छोटी छोटी बातें वो निकल कर आई कि आपका स्ट्रक्चर फिर से हम रेडी कर देंगे। अगर रेडी कर देंगे, यही बात अमजद भाई कह रहे हैं,
यही बात निकल के आ रही मुनीर की विजिट से। तो क्या एक और एक्ट ऑफ टेरर होगा, और अगर होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर भारत की तरफ से कितना बड़ा समझा जाएगा? और राजीव देखिए, मैं आपको एक दो बातें बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। ये बात मैं बहुत समय से कहता आ रहा हूं, और वो बात ये बिल्कुल साफ है कि आज की परिस्थिति में असीम मुनीर पर सबसे बड़ा प्रेशर हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर का है। मसूद अजहर का पूरा परिवार इसमें मारा गया है। वो जब तक आप उसको कुछ करोगे नहीं, तब तक वो शांत बैठने वाला नहीं है। यही वजह थी कि उसका पैसा आने से पहले उन्होंने 14 करोड़ रुपए दिए उनको, 1-1 करोड़ रुपए प्रति फैमिली मेंबर जो मरा है, और उसके 1 करोड़ रुपए उन्होंने सेट असाइड किए थे इसके मरकज को भावलपुर में दोबारा बनाने के लिए। देखिए, ये बिल्कुल साफ है, पूरा दबाव उनका उनके ऊपर है, और वो वही करेंगे, उनको करना पड़ेगा। करेंगे नहीं, करना पड़ेगा, ये मेरा कह रहा हूं मैं, कि जो हाफिज सईद चाहते हैं या मसूद अजहर चाहते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा यही है कि हमारे 100 आदमी आपने मरवा दिए, उसका आपने क्या बदला लिया? आप बदला लेने के लिए गए, उसमें अपने भी 11 हवाई अड्डे मरवा लिए, और सारे के सारे एडी खत्म करवा दिया, और पता नहीं क्या क्या नुकसान उठा लिया। तो वो दबाव उनके ऊपर है, और मैं भी इस बात को काफी हद तक राजीव मानता हूं कि इनको कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ करना पड़ेगा। इतना नुकसान उठाया, इतने हवाई अड्डे मारे गए, इतने टेररिस्ट मारे गए, पानी बंद, ट्रेड बंद, शिपमेंट बंद, सब कुछ बंद। तो चौतरफा मार लगी है हर जगह पर। उसके बाद अब जाकर के इन्होंने एससीओ में तो घोटाला करके स्टेटमेंट बना लिया। अब कोर्ट से स्टेटमेंट और आ गया है बिल्कुल क्लियर कि पहलगाम के लिए उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की चीज बिल्कुल तो तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से इंटरनेशनल फोरम में हमारे जो ओपिनियन है, पोजीशन है, उसको सुदृढ़ता मिल रही है, और जिस प्रकार से लगातार वहां पर दबाव बनता चला जा रहा है, वो उनके पास कोई चारा नहीं है। अगर मान लीजिए ये मौलाना डीजल का दबाव भी रियल है, सिंध से दबाव है, खैबर पख्तूनख्वा से दबाव है, बलोचिस्तान से दबाव है, तो जवाब क्या है उनके पास? भारत। उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये तैयारी कर रहे हैं। ये जो पिछली बार जो उनकी स्पीच थी 17 अप्रैल वाली, उसके 5 दिन बाद वो हादसा हुआ। आज जो उन्होंने कल जो स्पीच दी है नेवल एकेडमी में, मैंने सुना 2 सेंटेंस में 11 बार अल्लाह अल्लाह बोला है उन्होंने। 2 सेंटेंस में 11 बार अल्लाह। तो ये जो तकरीर थी उनकी, वो मैं तकरीर कहूंगा, इट वाज नॉट अ जनरल लाइक स्पीच। जनरल्स डोंट स्पीक लाइक दैट। ये बिल्कुल एक मौलाना, एक रिलीजियस टीचर की तरीके से उन्होंने वहां बातचीत करी है, और पूरा का पूरा उन्होंने एंटी इंडिया रेटोरिक, बहुत श्रिल एंटी इंडिया रेटोरिक वहां पर बनाया है। उसकी वजह यही है कि अगर आपको जो डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उसको बबल को अगर ब्रेक करना है राजीव, तो आपको भारत को लाना पड़ेगा बीच में, कश्मीर को लाना पड़ेगा बीच में, और कोई एक्शन करने की आवश्यकता है। तो संभावना है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं राजीव, वी आर रेडी फॉर दिस। वी आर रेडी फॉर दिस। और यही बात यहीं पर लाना चाहते थे डॉक्टर हमजाद अयूब मिर्जा ने। जो बात रखी थी मेजर जनरल अनुज माथुर से कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन तपेश सर, क्या मैं आपसे सीधा कहूं, OP2 इज ऑपरेशन सिंदूर 2 ऑन द कार्ड्स, जो अभी पॉज हुआ है, क्योंकि ये एक्टिविटी इनको करनी पड़ेगी, मन मार के ही सही, ये कुछ ना कुछ टेरर एक्टिविटी करेंगे। बिल्कुल राजीव। और ऐड एक और चीज करिए, मैं यहां पर आपको और रुकूंगा। क्या इस बार आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत 4 दिन के अंदर मान जाएगा? क्या भारत को इस बार POJK को सॉल्व नहीं करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हमने की, मैं उन स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा जो हमने पहले दिन टेररिस्ट कैंप पे की, मैं उन स्ट्राइक्स की बात कर रहा हूं कि जब उन्होंने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई और सिर्फ ये खबर आई कि मीटिंग हुई है, तो इसका मतलब हमारे पास ये आवाज पहुंची कि वो ऐसा सोच सकते हैं। तो हमने उस सोच को ही खत्म कर दिया और एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन को न्यूक्लियरली डिसेबल्ड कर दिया ऑलमोस्ट। इस बार हमें जो है वो दूसरे पुलवामा टाइप या पहलगाम टाइप अटैक का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होनी चाहिए
और जिस तरह से कुछ खबरें कुछ न्यूज चैनल में, कुछ ओपन सोर्स में आ रही है, कुछ कैंप उनके एक्टिवेट हो गए। मैं टीवी पे देख रहा था कि कुछ जगह एक स्विमिंग पूल में कुछ लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तो इस तरह के जब भी क्रियाकल्प शुरू हो, हमें उस पर कंटिन्यूअस एक्शन लेना चाहिए। हमें उस दिन का वेट नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे एक साहब ने भी बोला कि कारगिल हो सकता है, वो हो सकता है। हमारे पास जो है ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमें उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो एक्शन कंटिन्यूअसली लेने पड़ेंगे। इट इज लाइक कि somebody is thinking about to hitting you, why not hit him first? तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि देखिए, अगर मैं ये डीजल ने जो कर रहा है इमरान खान के टाइम पे जो किया, या अमेरिका डिस्टेबलाइज करता है, कंट्रीज को टेक ओवर करने की बात करता है, मेरा ये बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। ये या तो टूट जाए, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए और अलग अलग हिस्सों से हम अपनी डिप्लोमेसी शुरू कर दें। अगर ये अलग हिस्सों में नहीं टूटता है तो इसको डिस्टेबलाइज करना चारों तरफ, वही फिर भारत के खिलाफ वाली कहानी शुरू हो जाएगी। वहां कितना ही कोई लिबरल हो, कितना ही हार्ड लाइनर हो, वो बिना भारत विरोधी एजेंडा के तहत सरवाइव नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो वहां की आर्मी उसे नहीं करने देगी। तो इसलिए जो भी है, कंट्री है जो स्टेबलाइज रहेगा नहीं, उनका एड्रेस और और लोकेशन अगर आप भेज दोगे, मैं उनसे कम से कम हमें ये पता है कि टाइम ऑफ द अफेयर्स में कौन है, कौन आर्मी चीफ है, कहाँ किसकी पावर है, कौन कौन सत्ता में है। जो मोदी जी ने कहा भी था कि मैं टेररिस्ट में और टेररिस्ट को पालने वाले आकाओं में डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। और नहीं तो आपने देखा अमेरिका ने भी जहां जहां इंटरफेयर किया, जहां वॉर लड़े, उन कंट्रीज का क्या हाल है। तो मैं उस पॉइंट पे आना चाह रहा था। जनरल माथुर ने बिल्कुल ठीक बात कही कि देखिए, पाकिस्तान ने मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया और पाकिस्तान ने जनरल पब्लिक को यह विश्वास दिला दिया कि इस वॉर में हम जीते थे। हमने 5 एयरक्राफ्ट मार दिए, उसके अलावा कोई बात नहीं कर रहा कि हमने पहले दिन 5 एयरक्राफ्ट मार दिए तो हम जीत गए इस युद्ध को और मैं फील्ड मार्शल बन गया इसके लिए। लेकिन ये तो सारी जनता को पता है वहां की कि चलो आर्मी जीत गई वहां की, मैंने मान लिया, टेररिस्ट तो हार गए ना। जो ऑर्गेनाइजेशन आपको भारत विरोधी एजेंडा सबसे बड़ा चलाती थी, वो टेररिस्ट तो मारे गए, उनके सिस्टम टूट गए, उनके मकान टूट गए, उनकी दुकान टूट गई, उनके परिवार वाले मारे गए। तो उनको तो अपने आप को प्रेजेंस दिखाने के लिए वो कैसे प्रेजेंस दिखाते हैं भाई? वो दो ही तो चीजें हैं उनके पास, एक तो धर्म के नाम पे रेडिकलाइज, दूसरा भारत विरोधी एजेंडा, तीसरा डर का साम्राज्य। तो इनका तो ये एजेंडा ही खत्म कर दिया। तो अगर उस एजेंडा को चलाना है तो ये मुनीर पे प्रेशर जरूर पड़ेगा। अब तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, या तो तुम करके दिखाओ और या फिर हमें सपोर्ट दो, हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। हमें इसके लिए सजग रहना चाहिए और पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और इस बार एक्चुअल में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो जब भी हमारे पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस आती है। जहां तक पीओजेके की बात है, पीओजेके वाला सॉल्यूशन तो देखिए, जब ये डिस्टरबेंस पाकिस्तान में इतना बढ़ जाएगा अगले 5-7 सालों में, ज्यादा दूर नहीं है, पाकिस्तान खुद आएगा पीओजेके को लेकर इंडिया को देने के लिए कि भाई हमसे नहीं संभल रहा, आप संभल लीजिए, इसके बदले में हमें पानी दे दीजिए या हमारा बलूचिस्तान दे दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। ये सिचुएशन वहीं पहुंचेगी। मिलिटरीली पीओजेके को लिया जा सकता है अगर वीक हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया की डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल लेवल ये सोच रहा होगा कि मिलिटरीली हम पीओजेके को शामिल कर लें, क्योंकि अभी भी जो स्ट्राइक्स वगैरह होने की चांसेस है उसमें एयरफोर्स ही ज्यादा इन्वॉल्व होगी। आर्मी को घुसाने का मतलब फुल स्केल वॉर है, हमें उस वॉर को लड़ने की अभी जरूरत भी नहीं है। और अगर आप देखोगे भी तो उसमें हासिल कुछ बहुत ज्यादा नहीं होना है। लेकिन हमारा एडवर्सरी तो हमेशा इसी उम्मीद में रहता है कि वो किसी तरीके से पिंच ही ना करे, वो डैमेज करे। 1979 भुट्टो का स्टेटमेंट यूएन का तो हम कोई नहीं भूला है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो करते रहेंगे। तो कई सारे घाव लेने की जगह एक बार वंस इन फॉर ऑल कर दिया जाए उस दर्द के लिए। पथिकत पाइन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पथिकत, वार इज एब्सेंस ऑफ डिप्लोमेसी, लेकिन क्या डिप्लोमेसी की जरूरत भारत पाकिस्तान के बीच बची है? अगर बलूचिस्तान आजाद होना चाहता है, सिंध पहले से इसके लिए तैयार है, अफगानिस्तान कहता है NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उसका है, KPK उसका है, तो पीओजेके को लेकर इसको ये अपने आप सेटल कर देना चाहिए। उसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, वो सरकार की डिसीजन है, सरकार क्या करना चाहते हैं, वो हर चीज का राजीव जी टाइमिंग होता है। अगर लेना भी है, कुछ करना भी, वो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज है, हमें रशिया या इजराइल के साथ एक परमानेंट 12 महीना सालों तक चलेगा ऐसा लड़ाई की माहौल नहीं चाहिए। यस। दूसरी चीज है, क्योंकि हमें इकोनॉमी ग्रो करना है। आज बहुत लोग हैं जो बोलेगा कि लड़ाई चाहिए। कल अगर 2 महीना लड़ाई हो जाएगा फिर बोलेगा स्टॉक मार्केट गिर गया है, क्या कर रहा है सरकार। तो बहुत सोच समझ कर सरकार को कदम लेना होता है।
और देखिए, वॉर का मतलब एब्सेंस ऑफ डिप्लोमेसी नहीं है, वॉर का मतलब है एब्सेंस ऑफ कोवर्ट वॉर। तो कोवर्ट वॉर तो जारी है, उनके तरफ से भी जारी है, और मैं यकीन के साथ ये तो हर कोई कह सकता है, हमारे यहाँ बहुत सम्मानीय कुछ वेटरन्स बैठे हैं, कि कोवर्ट वॉर इंडिया की तरफ से भी मजबूरी में जारी करना पड़ा। तो दूसरी चीज है कि लड़ाई के लिए प्रिपेयर्ड इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगला कारगिल में ही हो, या अगला कारगिल की तरह ही हो, वो कहीं पे भी हो सकता है। बांग्लादेश जिस तरह से रेडिकलाइज कर दिया है पाकिस्तान ने, और इसमें भी हम लोगों की दोष है। 1971 की बाद से, उसके बाद से 1971 की बाद से नैरेटिव कभी कंट्रोल इंडिया ने किया ही नहीं बांग्लादेश में। पूरा एंटी इंडिया नैरेटिव वहां पे 1971 से आज तक चल रहा है। वो हमारी डिप्लोमेसी, हमारी सरकारों की कमी है कि वो आज वो जिसका जन्म इंडिया के वजह से हुआ था, वो देश पूरा इंडिया के खिलाफ है। तो देखिए, मुश्किलें है, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड, आई एम श्योर इंडिया इज प्रिपेयर्ड, बट एट द सेम टाइम ये होना ही है। एक चीज हम सबको समझ लेना चाहिए, पाकिस्तान का जो रेडिकलाइजेशन है, पाकिस्तान में जो टेररिज्म है, वो बिना वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका के मदद से हो नहीं सकता। नहीं तो ओसामा बिन लादेन को अगर अमेरिका मार सकता है, क्या वो हफीज सईद मुला या फिर जो और है उनको टारगेट नहीं कर सकता था? नहीं करेगा। तो उनका ऑब्जेक्टिव भी है कि कंटेन करके रखो इंडिया को, क्योंकि इंडिया अगर $4 ट्रिलियन आज का है, 10 साल में, अगले 10 साल में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, तो आसानी से बनने मत दो। हो सकता है बन जाएगा, लेकिन आसानी से बनने मत दो। तो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर कुछ भी आप कह ले, वो बेवकूफ नहीं है। तो उसको भी पता है कि वो जो जुआ खेल रहा है उसमें बहुत रिस्क है, तो वो अपने बेनिफिट की भी सोचेगा। तो उसके लिए बेनिफिट यही होगा कि एक कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया के ऊपर हम लोग कुछ करेंगे तो थोड़ा, तो इंडिया अमेरिका के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अमेरिका ने बोला होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बोला है तो मैं ताज्जुब नहीं रहूंगा कि चलो करो, लेकिन ज्यादा मत करो। तो इस तरह से होता है, या ऐसा करो कि लगे ना कि पाकिस्तान कर रहा है। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और देखिए, आप अगर आप एक शक्ति की तरह से उभर के आ रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल, एक टेक्नोलॉजिकल हब की तरह उभर के आ रहे हो, तो आपको ये जिसको कहते हैं ना, मंथन से गुजरना पड़ेगा। और मंथन में अमृत के पहले विष तो आएगा ही, उसको आपको सामना करना पड़ेगा, जहर को पीना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, हमारे ऊपर खतरा है और ये चलेगा। और ये लेकिन एक चीज समझ लीजिए, इंडिया का जो पॉलिसी है वो क्लियर कट लग रहा है। हम लोग कंटिन्यूअस लड़ाई में कोई नहीं जाएगा। आप देखेंगे 4-5 दिन में कुछ इंडिया को जो करना कर लेगा, या 7 दिन में, फिर उसके बाद वापस नॉर्मलसी में लाना है। नहीं तो आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, लड़ाई जंग में पूरा उलझ जाए आप, ये चाइना भी चाहता है, ये अमेरिका भी चाहता है, जो इंडिया करने नहीं देगा। अगर जहां वो करेंगे, लेकिन 7-10 दिन में काम करके वापस अपने बिजनेस, अपनी इकोनॉमी को बरकरार रखेंगे। लेकिन क्योंकि इकोनॉमी अगर आपका स्ट्रांग हो तब आप सब कुछ कर सकते हो। इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा अगर बाकी चीजों में हम 1 साल 2 साल तक उलझता रहे। क्योंकि वाला कांड देखिए, यूक्रेन रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है? नहीं, यूक्रेन को हथियार मदद अमेरिका, यूरोप दे रहा है। कल पाकिस्तान को ये सोचना कि पाकिस्तान को 2 दिन में कोई शिकस्त दे देगा, मुझे बहुत, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं कि इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसको अमेरिका मदद देता रहेगा कि मैं हथियार दूंगा, तुम इसको कंटेन कर। एग्जैक्टली मतलब ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और इनको एड्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी पावर्स होती है। डॉक्टर अमजद अयूब, अगले 1-2 दिन में पाकिस्तान में क्या हो सकता है? अगले 1-2 दिन में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 7 दिन का टाइम दिया है इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। नहीं होगा, ये बकवास कर रहा है, ये कुछ भी नहीं होगा, ये झूठ बोल रहा है, बक रहा है। ये वही बात जो मैं आई एग्री विद पेतिया जी जो कह रहे हैं कि ये इसके थ्रू ये करवाया है किसी ने, ताकि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। देखें ना, इस वक्त वजीरिस्तान में KPK में कत्लेआम हो रहा है, मास मर्डर हो रहा है पश्तूनों का, वहां पे पश्तूनों की जेनोसाइड हो रही है, और उसके बारे में मौलाना को कोई चिंता नहीं है। इसको आसिम मुनीर की चिंता है कि जी ये डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए क्यों कह दिया, और ये धांधली हो गई है। वो तुम्हारे अपने प्रोविंस के अंदर पाकिस्तान आर्मी जो है वो ड्रोन अटैक्स करके बच्चों का कत्लेआम कर रही है,
वो वहां पे आप एकदम आप खाना मांग रही है, जो नहीं देता पूरा गांव वो खाली कहते हैं कर